तेरे इश्क की गिरफ्त में पार्ट 5। जैसे ही दोनों की सांसें थमी, बालकनी के पर्दे के पीछे से हल्की सरसराहट हुई। जिया का दिल धक सा किया और उसने झटके से गर्दन घुमाई। एकांश ने भी अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी जिया पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल पर्दा थोड़ा सरका और वहां से आदि का चेहरा झांका। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सॉरी यार, आदि ने होठ दबाकर फुसफुसाया। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इंटरप्ट करने का, पर डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ था तो मैं यहीं फंस गया। एकांश ने गहरी सांस लेकर जबड़े भींचे और उसकी नज़र आदि पर ऐसी थी कि अभी वहीं ख़त्म कर देगा। आदि ने हाथ जोड़ते हुए मजाकिया लहजे में कहा, प्लीज़ कंटिन्यू करो, मैं तो बस बालकनी में छुपा हुआ बेकसूर गवाह हूँ, पर मैंने देखा कुछ भी नहीं है। सच में। जिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसकी सांसें अब भी अनियमित थीं और दिल की धड़कनें तेज। उसने एकांश को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन एकांश की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर जकड़ी हुई थीं। एकांश ने धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। उसकी आंखें अब भी धधक रही थीं। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, और तुझे अभी। आदि ने दोनों का हाथ उठाकर पीछे हटने का नाटक किया। भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो बालकनी के दरवाजे से चुपके से खिसकने लगा था, लेकिन जाते जाते मुड़कर और भी शरारत से बोला, वैसे माहौल तो काफ़ी गर्म था। आदि के जाते ही कमरे में फिर वही भारी खामोशी भर गई थी। बस उनकी तेज तेज चलती सांसों की आवाज़ बाकी रह गई थी। जिया ने मौका देखकर फिर से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एकांश ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां और भी कस दी थीं, जैसे उसे एक भी इंच दूर जाने का हक नहीं था। उसकी आंखें अब और गहरी हो गई थीं। आई लव यू जिया, एकांश ने धीमे लेकिन जकड़े हुए लहजे में कहा। उसकी सांसें अब भी उसकी पलकों को छू रही थीं। जिया की सांस अटक गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन बदन अब भी उसकी पकड़ में झंझना रहा था। छोड़ो मुझे एकांश, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज़ में कांपता गुस्सा था, लेकिन एकांश की उंगलियां उसकी कमर पर और गहरी धंस गई थीं। उसने अपनी पेशानी जिया की पेशानी से टिका दी थी और इतने करीब आ गया था कि जिया को अपनी पलकों को मजबूरन बंद करना पड़ा था। जिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। वो उसकी बंद पलकों के बेहद करीब फुसफुसाया। आवाज़ में खामोश जिद और चाहत दोनों थे। जिया का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। उसकी पलकों के नीचे से आंसू की धारा बहने लगी थी, गर्म बेमन आंसू जिसने जैसे एकांश के भीतर कुछ तोड़ दिया था। उसकी सांसें छिटक गई थीं। एक पल के लिए उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई थीं और अगले ही पल उसने खुद को झटके से पीछे खींच लिया था, जैसे उसके अपने ही हाथ किसी गुनाह में रंगे हों। उसकी पकड़ अब ढीली थी और वो कुछ कदम दूर खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी जिया के चेहरे पर जमी हुई थीं, जहाँ आंसुओं की धार अब भी चमक रही थी। एकांश की सांसें अनियमित थीं। उसका चेहरा उलझन और चोट के भंवर में डूबा हुआ था। उसने भारी आवाज़ में पूछा, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जिया? उसकी आवाज़ में पहली बार कोई मासूम दरार थी, कोई ऐसा दर्द जो उसके ठंडे पॉजेसिव नकाब के पीछे छुपा हुआ था। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, हर पल। तो फिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम एक अजनबी से शादी करने के लिए हाँ कर सकती हो और मुझे हर बार ठुकराती हो? उसके गले में दर्द और बेचैनी की गांठ फंसी थी। क्यों जिया, मुझे जवाब दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिया ने खुद को संभालते हुए अपनी पलकों के आंसू पोंछे। गुस्से और टूटी हुई उम्मीदों की मिली जुली तीखी नजरों से उसने एकांश को घूरा। उसकी आवाज़ में अब भी कांपता दर्द और गुस्सा था। तुम इस रिश्ते को प्यार का नाम देते हो? उसने तीखेपन से कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर उसमें ताकत भी थी। प्यार ऐसे नहीं होता एकांश ओबरॉय, प्यार जीता नहीं जाता, जताया जाता है। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी नज़रों में कड़वाहट साफ झलक रही थी। तुमने कभी मेरी फीलिंग्स पूछी? कभी जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ? उसकी आंखें फिर से भीगने लगी थी, लेकिन आवाज़ अब भी तल्ख थी। तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स दिखती हैं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जीत, और मैं। उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर खुद को काबू करते हुए कहा, मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ जिसे जीतना था एकांश ओबरॉय। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो मुझे थोड़ा वक्त तो देते खुद को समझने के लिए। तुम्हारा ये प्यार नहीं, पागलपन है एकांश, पागलपन जो सिर्फ तुम्हें दिखता है, मुझे नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। गुलाबों की घुटन भरी खुशबू अब जैसे चुभने लगी थी। एकांश की आंखें पहली बार झुक गई थीं, जैसे उसके अंदर की कोई दीवार टूटकर बिखर गई हो। कमरे में गुलाबों की वही भारी खुशबू थी और दोनों की सांसों की तपिश, जैसे हर पल के साथ दीवारें भी पिघल रही थीं। एकांश की उंगलियां अब भी उसकी कमर से उसकी पीठ तक खिसक रही थीं और उसने अपनी आंखें खोलकर जिया को फिर से घूरा, गुस्से और तरफ भरी नजरों से। जिया ने अपनी पलकों में बंधे आंसुओं को जबरन रोका, लेकिन उसकी धड़कनों ने उसे धोखा दे दिया था। वो पहले ही उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी, चाहे माने या ना माने। तुम सेल्फिश हो मिस्टर एकांश ओबरॉय, जिया के शब्दों ने जैसे कमरे की दीवारों में गूंज पैदा कर दी थी। एकांश की सांसें रुक सी गई थीं। उसकी उंगलियां जो अब तक अकड़कर मुट्ठी बनी थीं, ढीली पड़ गई थीं
उसने धीमे से जिया की तरफ देखा। ना उसमें घमंड था और ना पॉजेसिवनेस, बस एक आग थी जिससे वो अब तक देखता आया था। इस बार उसकी नज़र में कुछ टूटा हुआ था, कुछ ऐसा जो उसने खुद भी कभी महसूस नहीं किया था। एक पल के लिए वो पीछे हटते हुए दीवार से टिक गया था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब उनमें ना तो गुस्सा था और ना ही जीत की आग, बस एक खामोश हार थी। शेलफिश, उसने बामुश्किल फुसफुसाया, जैसे खुद से ही सवाल कर रहा हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार पागलपन है जिया? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी टुटन थी, जैसे भीतर कुछ दरक गया हो। जिया ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। उसकी पलकों पर अब भी आंसू चमक रहे थे। हाँ, अगर प्यार में सिर्फ अपनी जीत दिखती है और दूसरे की फीलिंग्स कुचली जाती हैं तो वो प्यार नहीं होता एकांश, वो पागलपन ही है। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, लेकिन वो खुद को संभाल रही थी। एकांश ने अपनी गर्दन दीवार से टिकाई और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी मुट्ठियां फिर से भिज गई थीं, जैसे खुद से लड़ रहा हो। मैं तो बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था जिया। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी, जैसे गले में फंसी हो। हर बार जब तुम्हें किसी और के साथ सोचता हूँ ना, तो मैं खुद को खो देता हूँ। मेरी जान निकल जाती है ये सोचकर भी कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा। उसकी पलकों के किनारों पर अब भी नमी झिलमिला रही थी, लेकिन उसने सिर उठा लिया था। लेकिन शायद सच में मैं तुम्हें डराने लगा हूँ। उसके लफ्ज़ कांप रहे थे। मैंने कभी नहीं चाहा था जिया, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। जिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब भी नाराज़गी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस दर्द ने उसे भी थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया था। कमरे में एक पल के लिए दोनों के बीच बस सांसों की आवाज़ थी। दूर कहीं घड़ी के टिक टिक की आवाज़ अब खलने लगी थी। एकांश ने गहरी सांस लेते हुए धीमे से कहा, शायद तुम सही हो जिया, शायद मेरा प्यार प्यार नहीं पागलपन ही है। और अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम हमेशा एकांश ओबरॉय की पत्नी रहोगी। और अगर तुम चाहोगी तो मैं तुमसे दूर भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ भले ही ठंडी थी, लेकिन भीतर का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। जिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। गुस्सा भी था, लेकिन इस टूटे हुए एकांश को देखना उसे भी भीतर से कहीं चुभ रहा था। उसने मुंह मोड़ लिया था ताकि उसकी भीगती पलकों को कोई न देखे। एकांश ने दीवार से हटते ही अचानक कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला। दरवाज़ा इतनी जोर से खुला था कि उसकी चटकती आवाज़ पूरे घर में गूंज गई थी। जिया पलटी, लेकिन तब तक वो तेज कदमों से बाहर निकल चुका था। उसकी पीठ में एक अजीब सी शक्ति थी, जैसे अपने अंदर के दर्द को जबरन गुस्से में ढाल रहा हो। जिया बस खड़ी देखती रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसके आंसू अब भी गालों पर फिसल रहे थे, लेकिन होठ भींचे हुए थे। अगली सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे तक फैली हुई थी। जिया की पलकों पर रोशनी पड़ी तो उसने करवट बदली, लेकिन तभी एहसास हुआ उसकी कमर किसी मजबूत बाजुओं में जकड़ी हुई है। उसकी आंखें झटके से खोली। एकांश उसके पीछे ही था। उसकी बाहों का घेरा जिया की कमर के चारों ओर कसा हुआ था। उसका चेहरा पास ही था। उसके बालों में बिखरी हुई सांसें अब भी महसूस हो रही थीं। जिया का दिल फिर से तेजी से धड़क उठा था। उसने धीरे से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की ताकि उसे उठाए बिना खुद को दूर कर सके, लेकिन तभी एकांश की नींद में भरी आवाज़ गूंजी, धीमी और थोड़ी भारी, इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग रही हो वाइफी? जिया का बदन सख्त हो गया था। उसने आंखें पलटकर एकांश के चेहरे पर टिक गई थीं, जो अभी आंखें बंद किए हल्का सा मुस्कुरा रहा था। नींद में वही पॉजेसिव टोन। छोड़ो मुझे, जिया ने धीमे लेकिन गुस्से में कहा। तुमने कहा था ना मुझे वक्त दोगे। एकांश ने आंखें खोली, गहरी और अब भी उन्नीदें थीं। उसने हल्की सी पकड़ और कसी। गुड मॉर्निंग मिसेस एकांश ओबरॉय। जिया के गाल गर्म पड़ गए थे। उसने फिर से खुद को थोड़ा पीछे खींचा। मैं नहाकर आती हूँ, उसने अचानक कहा, अपनी आवाज़ को संभालते हुए। एकांश ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी वही हल्की मुस्कुरा रही थीं। जिया ने गुस्से में अपनी चप्पल ढूंढी और बेड से उतरी। उसकी चाल तेज थी, जैसे खुद को फिर से कंट्रोल में लाना चाहती हो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होते ही एकांश ने हल्के से करवट बदली और सिर तकिए में छिपा लिया था। उसके होठों पर अभी वही खामोश स्mirk था। कमरे में सुबह की रोशनी अब और फैलने लगी थी, जैसे बीती रात की सारी टेंशन अब सूरज की रोशनी में हल्की पड़ रही हो, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर दोनों के दिल अब भी उलझे हुए थे। जिया जब बाथरूम से निकली तो उसके बाल अब भी गीले थे और पीठ पर गिर रहे थे। वह हल्की नीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन प्लेट्स ढंग से जम नहीं पाई थी। पल्ला बार बार उसके कंधे से फिसल रहा था और वो उसे संभालती हुई धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, जैसे यह पहली बार हो कि उसने खुद से साड़ी पहनी हो। एकांश की नज़र उस पर गई, जो अब तक तकिए में सिर छिपाए लेटा हुआ था, लेकिन अब उसने हल्का सा करवट लेकर उसे देखा। गीले बालों में उलझी जिया, जो साड़ी के पल्ले को बार बार संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी,
उसके होठों पर वही मुस्कान लौट आई थी जो सुबह उसकी नींद में थी। तैयार हो रही हो या उलझ रही हो? एकांश ने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ अब साफ और जागी हुई थी। जिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालने की कोशिश की। तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए एकांश, उसने गुस्से में पलटकर कहा, लेकिन उसके पल्ले ने फिर से सरक कर उसके गालों को छू लिया था। एकांश अब सीधा बैठ गया था, अपनी हथेली से अपनी आंखों को मलते हुए। उसकी नज़र फिर से जिया की बेतरतीब प्लेट्स पर गई और वह हल्के से मुस्कुरा पड़ा था। आओ मैं ठीक कर दूं। जिया का चेहरा और गर्म हो गया था। ज़रूरत नहीं है, उसने झटके से कहा और मुड़कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर पल्ले ने उलझकर उसका पैर फिसला और वह थोड़ा लड़खड़ा गई थी। एकांश की मुस्कान अब हल्की सी हंसी में बदल गई थी। मिसेज ओबरॉय, उसने थोड़ा मजाकिया टोन में कहा, तुम्हें अभी साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिया ने उसे घूर कर देखा। उसकी नज़रों में अभी वही गुस्सा था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए वही अजीब सी खामोशी टेंशन भर गई थी। जिया ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ा और जल्दी जल्दी अपनी साड़ी के पल्ले को संभालने लगी थी, लेकिन जितना उसे संभालती वह उतना ही उलझता जा रहा था। उसके चेहरे पर चिढ़ और हल्की सी शर्म की लकीरें साफ दिख रही थी। पीछे से एकांश अब बेड से उतर चुका था। उसके कदम धीरे धीरे जिया के पास आ रहे थे और जिया आईने में उसकी परछाई देख रही थी। उसके हाथ ठिठक गए थे। रुक जाओ, एकांश ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा। जिया की सांसें हल्की सी तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। एकांश उसके पीछे आकर रुक गया था। उसकी गर्म सांसें अब जिया की गीली गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाए और धीरे धीरे जिया की साड़ी की उलझी प्लेट्स को ठीक करना शुरू किया था। जिया की उंगलियां अब अपनी जगह ठंडी पड़ गई थीं। उसका दिल फिर से बेसब्र धड़कने लगा था। उसने हल्के से कहा, मैं कर लूँगी, लेकिन एकांश ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, चुपचाप खड़ी रहो। उलझी हुई चीज़ों को मुझे ठीक करने की आदत है। और हाँ, तुमने कहा था ना, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। हाँ, जब तक तुम अपनी मर्जी से मुझसे प्यार नहीं करती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब भी साड़ी की सिलवटों में घूम रही थी नज़ाकत से, लेकिन उसकी पकड़ में वही पजेसिव टच था। जिया ने खुद को ज़बरदस्ती शांत रखा हुआ था, लेकिन उसके गाल अब तक गर्म पड़ चुके थे। उसकी नज़रें आईने में गईं, जहाँ एकांश का चेहरा हल्की सी स्माइल के साथ झुका हुआ था। जब सारी प्लेट्स जम गई थीं तो एकांश ने आखिर में उसके कंधे का पल्ला ठीक किया। उसकी उंगलियां जिया के कंधे को छूती हुई हल्के से थम गई थीं। अब ठीक लग रही हो, उसने धीरे से कहा। जिया ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा आगे खिसका लिया था ताकि उसके और एकांश के बीच थोड़ा फासला बन सके। थैंक यू, उसने मुंह दबाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी हल्की सी झुंझलाहट थी। एकांश ने सिर झुकाकर उसकी गर्दन के पास हल्की सी फुसफुसाहट की। वैसे वाइफी, ये बिखरी हुई हालत भी तुम्हें बहुत सूट करती है। जिया का बदन एक पल को फिर से सख्त हो गया था। उसने झटके से खुद को सीधा किया। अब बहुत हो गया, वह कहती हुई तेज कदमों से वहाँ से हट गई थी। एकांश पीछे खड़ा हुआ था। उसकी भागती चाल को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, जिससे जीत उसी की हुई हो। जिया ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर नाश्ते की टेबल पर पहुंच गई थी, लेकिन सामने दादाजी की तीखी नज़र उस पर टिकी हुई थी। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई थी। बैठो, दादाजी ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा। उनकी आंखों में अब भी हल्की सी नाराज़गी तैर रही थी। कल तक तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय थी और आज बहू बनकर सामने खड़ी हो। हालात जैसे भी हों, मुझे बदलाव इतनी जल्दी हजम नहीं होते। जिया की उंगलियां अनजाने में ही एक दूसरे में गुथ गई थीं। शब्द उसकी जुबान तक आए मगर कहीं गले में अटक ही गए थे। तभी पीछे से एकांश ने आगे बढ़कर अपने मजबूत हाथ जिया के कंधे पर हल्का सा रख दिया था, जैसे उसे थाम रहा हो। उसकी आवाज़ सधी हुई थी, लेकिन हर शब्द में दम था। दादाजी, उसने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा। जिया अब एकांश ओबरॉय की पत्नी है और मैं चाहता हूँ कि अब उसे उसी नज़र से देखा जाए, इज्जत और बराबरी के साथ। जो हुआ जैसे हुआ, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि जिया अब मेरी पत्नी है, और ना ही इस घर में और किसी और को भी मैं ये बात भूलने दूंगा। कमरे में एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई थीं। जिया की पलकों ने हल्का सा झुककर उसका चेहरा और भी नरम कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि जिया फिर से ऑफिस ज्वाइन करे। तभी दादी जी ने अपनी ऐनक के पीछे से गौर से जिया को देखते हुए पूछा, क्यों जिया, क्या तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो? जिया ने हल्का सा सिर उठाया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती मगर साफ थी। अगर आप सबकी रजामंदी हो तो हाँ, मैं दोबारा काम पर लौटना चाहती हूँ। दादाजी ने होठ बीचे
जैसे अभी अपने मन की हल्की सी नाराज़गी दबा रहे हों। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा रेजिग्नेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, और सच कहूँ तो मुझे एक एम्प्लॉय के तौर पर तुम कभी पसंद नहीं आओगी, क्योंकि तुमने अपने बॉस की इंसल्ट की थी। जिया का दिल फिर से थोड़ी देर, लेकिन अगले ही पल दादी जी की आवाज़ में एक अलग सी मिठास आ गई थी। हल्के गर्व के साथ उन्होंने कहा, लेकिन लड़की के तौर पर मैं तुम्हारी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि तुमने सबसे ऊपर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा, और यही मेरे लिए ज़िंदगी का यादगार लम्हा है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद हार मान चुकी होती, लेकिन तुम किसी के आगे नहीं झुकी। दादाजी ने सिर हिलाया और एकांश की तरफ देखा। मैं अपने पोते की पसंद पर आज फक्र कर रहा हूँ। फिर उनका रुख सीधा एकांश की तरफ हुआ। और सुनो एकांश, आज से तुम भी कंपनी बतौर CEO ज्वाइन करोगे। अब वक्त आ गया है कि अगली पीढ़ी कमान संभाले। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया था, और फिर जिया की नज़रों ने चुपचाप एकांश की तरफ देखा, जिसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी उंगलियां अपने हाथ में कस ली थीं। 2 दिन बाद ओबरॉय एंटरप्राइजेस के कॉरिडोर में हलचल मची हुई थी। कोलीग्स फुसफुसा रहे थे और कईयों की आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। क्या तुमने सुना? वो जो इंटर्न की तरह काम करता था इतने दिनों से? हाँ, वही एकांश। वो एकांश ओबरॉय है। असल में वही कंपनी का नया CEO है। लोगों की नज़रें कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ टिक गई थीं, जहाँ एकांश सधे कदमों से अंदर जा रहा था। उसके चेहरे पर वही सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट स्माइल थी। वहीं कुछ की आंखों में अब जलन साफ दिख रही थी। जिया अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लैपटॉप खोलकर फाइलें चेक कर रही थी। कुछ पुराने कलीग्स उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, देखा, मैडम अब CEO साहब की वाइफ बन गई हैं, इसलिए तो फिर से ऑफिस में एंट्री मिल गई। क्या पता इसने एकांश ओबरॉय को पटाया हो। उसे पहले से पता हो कि एकांश ओबरॉय चेयरमैन का पोता है। वैसे तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती थी, लेकिन असल में देख लो क्या चाल चली है इस लड़की ने। जिया ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर कस दी थी। दिल भले ही कांप रहा था, लेकिन चेहरा सख्त और शांत था। तभी एकांश अपने कैबिन से निकला। उसकी सीधी नज़र उन फुसफुसाते चेहरों पर गई, और बिना कुछ कहे उसने सिर्फ एक लाइन बोली, आज से मिसेज ओबरॉय इस टीम का हिस्सा हैं, और उनके काम पर सवाल उठाने का हक सिर्फ मेरा है, आप लोगों का नहीं। आप लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, हमारे रिश्ते पर नहीं। सब लोग चुप हो गए थे। जिया की आंखें एक पल को एकांश पर टिक गई थीं। उसे इस सपोर्ट की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर वही प्रोफेशनल शांति थी। वह जानती थी यहाँ उसकी जगह उसे खुद फिर से साबित करनी होगी, और वही करना उसका मकसद था। शाम ढलते ढलते ऑफिस की लाइट्स कम होने लगी थीं। एकांश मीटिंग में उलझा रहा था और वक्त का पता ही नहीं चला था। रात के वक्त जिया ने डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट सजा दी थी। उसने हल्के से वॉच देखा। रात के 11 बज रहे थे। दादी जी, जो उसे एकांश का इंतज़ार करते हुए देख रही थीं, उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मीटिंग्स में टाइम लगता है और शायद वे खाना खाकर आए। तुम जाकर आराम से सो जाओ। नहीं दादी जी, आ जाएंगे, बस थोड़ी देर में, उसने खुद से कहा, और सोफे पर बैठते हुए टीवी ऑन कर लिया था। नींद उसकी पलकों पर धीरे धीरे भारी होने लगी थी। एकांश का इंतज़ार करते करते कब उसकी आंखें बंद हो गई थीं, उसे पता ही नहीं चला था। दरवाज़ा खुलने की धीमी सी आवाज़ पर भी वह जागी नहीं थी। एकांश अंदर आया, थका हुआ था, मगर उसकी नज़र सीधी सोफे पर पड़ी जिया पर गई, जो अब भी उसका इंतज़ार करते हुए नींद में ढल चुकी थी। एक पल को एकांश मुस्कुराया। वह चुपचाप उसके पास आया और उसके चेहरे से गिलती बालों की लट को हल्के से पीछे किया, और फिर फुसफुसाया, वैसे वाइफी, तुम्हें यूँ मेरे इंतज़ार में सो जाना भी सूट करता है। एकांश ने थोड़ी देर जिया के चेहरे को निहारते हुए एक गहरी सांस ली, और फिर बिना आवाज़ किए उसने झुककर उसको संभालते हुए अपनी बाहों में उठा लिया था। जिया नींद में हल्के से कुनमुनाई, लेकिन जागी नहीं थी। पागल लड़की, एकांश ने धीमे से मुस्कुराकर फुसफुसाया, इतना वेट करने की क्या ज़रूरत थी। धीरे धीरे वह उसे बेडरूम तक ले गया था। कमरे में हल्की सी वार्म लाइट जल रही थी। एकांश ने नर्म बिस्तर पर जिया को धीरे से लिटाया और उसके चेहरे पर झुका, उसकी पलकों को निहारा, जो अब भी नींद में थरथरा रही थी। जिया की पलकों में हल्की सी हलचल हुई, और उसकी आवाज़ नींद में धीमी सी निकली, तुम आ गए। एकांश के होठों पर फिर से वही हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने उसके माथे पे एक नरम सा किस किया। हाँ वाइफी, आ गया, लेकिन तुमने मेरा खाना वेस्ट कर दिया, उसने जानबूझकर शिकायती लहजे में कहा।
अगर मुझे पता होता मेरी वाइफ ही इतनी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं सारी मीटिंग कैंसिल करके फ़ौरन आ जाता। जिया ने आंखें बंद रखते हुए धीमे से फुसफुसाया, तो कल साथ में खाना खाएंगे पक्का? एकांश ने उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाईं और धीरे से दबाया। कल नहीं वाइफी, अब से हर रात। उसकी आवाज़ में गहरापन था। जिया हल्के से मुस्कुराई। नींद में भी उसकी सांसों में सुकून उतर आया था। एकांश ने कमरे की लाइट डिम कर दी थी और बिस्तर के किनारे बैठकर कुछ देर तक उसकी उंगलियां थामे रहा था, जैसे उस थकान भरे दिन की सारी राहत अब इसी पल में ही थी। एकांश उसे देखते हुए बस उसके बारे में ही सोच रहा था। जिया, मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। कभी तो तुम इतनी प्यारी हो जाती हो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मेरी परवाह करती हो, मेरा इंतज़ार करती हो, लेकिन कभी तुम्हारी आंखों में सिर्फ गुस्से के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो, और मैं ये जानता हूँ एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। कमरे में अब सिर्फ नींद भरी सांसों और दिल की धीमी धड़कनों की आवाज़ थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। जिया की आंखें धीमे से खुलीं। उसके सिरहाने एकांश की घड़ी रखी हुई थी और बगल में तकिए पर अब भी उसकी हल्की सी खुशबू थी। उसने एक पल को याद किया, कल रात का इंतज़ार। फिर कब वो उसकी बाहों में थी, उसे खुद से ठीक से याद नहीं था। जिया के होठों पर अनजाने में ही हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद जिया किचन में खड़ी हुई थी। हल्के से बाल बांधे हुए थे और तवे पर पराठा पलटते बड़बड़ा रही थी। दादी जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया? मिस्टर अड़ियल को हमारे हाथ के पराठे खाने हैं। उसी वक्त एकांश चुपचाप पीछे आकर दरवाजे पर टिक गया था, हाथ में अपनी घड़ी पहनते हुए। उसकी नज़रें जिया की इस हल्की सी भागदौड़ पर टिकी हुई थीं, कभी बालों की लट को पीछे करते हुए तो कभी पराठे को। एक पल बाद उसने कलक हकारते हुए कहा, वैसे वाइफी, सीईओ की बीवी को किचन में यूँ मेहनत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो बस मुझसे प्यार करना चाहिए, बाकी सब काम तो मैं खुद ही कर लूँगा। जिया ने झटके से पलटकर उसे थोड़ा गुस्से में देखा। तो क्या सीईओ साहब खुद आकर पराठे बेलेंगे? एकांश ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर शरारत से कहा, ज़रूरत पड़ी तो वो भी बेल लूँगा, बस तुम एक इशारा तो करो। आपने ही तो दादी जी से कहा था कि आपको पराठे खाने हैं, वो भी हमारे हाथ के। जिया उसकी बात पर हल्का सा हंस दी थी और फिर प्लेट में पराठा डालते हुए कहा, पहले ये खा लो फिर जाना। एकांश आगे आया और प्लेट थामते हुए इसके थोड़ा करीब झुका। कल रात तुम्हें वैसे ही उठाकर बेड तक ले गया था, मुझे नहीं पता था उसका इतना अच्छा इनाम मिलने वाला है। जिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ये कोई इनाम नहीं, हम बस दादी जी के कहने पर आपका काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपका सारा काम हमें ही करना होगा, वरना आपको तो हम एक गिलास पानी न दें। एकांश गहरी सांस लेकर हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा सा झुकते हुए कहा, अच्छा बाबा, पानी दो या ना दो, लेकिन कम से कम गुड लक तो बोल ही सकती हो अपने सीईओ पति को। जिया का चेहरा हल्का सा तन गया था, लेकिन उसने पलटकर तंज कसा, सीईओ हो, कोई बच्चे नहीं जो कि स्कूल जा रहे हो और उसको गुड लक बोलूं। एकांश ने धीमे से उसके माथे पर हल्का सा टैप करके कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी भी वही हूँ ना, बेबी ओब्रॉय। जिया ने उसे धक्का देने के अंदाज में हल्के से कहा, जाओ अब, लेट हो रहे हो, दादी जी क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में। एकांश मुस्कुराता हुआ पीछे हटा, लेकिन जाते जाते फिर से मुड़ा और कहा, वैसे वाइफी, कल रात वाली बात याद रखना, अब से हर रात साथ में डिनर करेंगे। जिया ने सिर झुका लिया था, लेकिन उसके होठों पर फिर से वही हल्की मुस्कान लौट आई थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और जिया का दिल हल्के से धड़का। अब उसकी और एकांश की नई जिंदगी की शुरुआत सच में हो रही थी। शाम को सब लोग ऑफिस से निकल चुके थे। जिया अब भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, देर शाम तक काम में डूबी हुई थी। तभी उसकी स्क्रीन पर अचानक एक अनजानी ईमेल पॉप हुआ, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। जिया शर्मा उर्फ मिसेस ओब्रॉय। जिया की उंगलियां एक पल को ठहर गई थीं, चेहरा फीका पड़ गया था। ईमेल के नीचे एक अटैचमेंट भी था, एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में जिया थी किसी अजनबी आदमी के साथ, जो किसी और शहर के कैफ़े में थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन इशारा साफ था। क्या तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुकेश ओब्रॉय तुम्हें एकांश ओब्रॉय की पत्नी के तौर पर अपना पाएंगे? जिया ने जल्दी से इधर उधर देखा। ऑफिस खाली था, दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। उसने अपने बैग में फ़ोन ढूंढा एकांश को कॉल करने के लिए, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर दूसरा कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, अननोन नंबर।
और उसके नीचे मैसेज बिलिंग कर रहा था। अगर एकांश ओबरॉय तक बात पहुंची तो अगला कदम तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिया का गला सूख गया था। जैसी माँ थी वैसी बेटी भी ही तो होगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।